नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। हमारी क्रेटा जिसका एक्सीडेंट हो गया था करीब 2 वीक के बाद वर्कशॉप से वापस आ गई है। तो इस ब्लॉग में जो है ना उसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि कितना पैसा लगा, क्या क्या पार्ट चेंज हुआ और अभी उसकी राइड कैसी है। चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। अभी जो है ना सुबह के करीब 7 बजे हैं। क्रेटा आ गई थी कल शाम को, तो आज से ऑफिस आना जाना अपनी क्रेटा से चालू। इससे पहले मेरे पास होंडा अमेज थी जो रेंटल कार थी, वो मैंने कल शाम को रिटर्न कर दी। तो ये रही जी अपनी क्रेटा, एकदम चमकती धमकती नई, एकदम नवेली लग रही है, बन के आ गई है। अब इसको आगे डिटेल में दिखाएंगे, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, पहले ऑफिस निकलते हैं। और ये है जी सुबह सुबह का नज़ारा। अब चूँकि बहुत दिन से अमेज चला रहा था ना, तो और वो छोटी गाड़ी थी, नीची गाड़ी थी। अब उससे जब इसमें आया है आदमी तो थोड़ी ये गाड़ी जो है ना ऊंची ऊंची सी लग रही है। 5 मिनट के लिए रुका हूँ ताकि आपको गाड़ी का व्यू दे दूँ। फ्रंट का व्यू देखिए, आगे से सब पूरी की पूरी गाड़ी जो है ना वो नई हो गई है। कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है ये पार्ट डैमेज हुआ था, ये और ये। तो ये भी नया लगा है, ये भी फेंडर भी नया है, बम्पर भी नया है, अंदर के पार्ट्स भी नए हैं। ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ना ये भी नया है, और हेडलाइट तो ऑफ कोर्स नया ही है। बम्पर के अंदर के भी पार्ट्स नए हैं। तो देखिए गाड़ी जो है ना आगे से पेंट हो गई है, थोड़े बहुत स्क्रैच थे वो भी चले गए। क्या चमक रही है क्रेटा जो है ना फिर से नई हो गई है। बाकी गाड़ी पीछे से जैसी थी वैसे ही है। कल शोरूम वालों ने अच्छे से धो करके पॉलिश वॉलिश करके दी है। गाड़ी एकदम मक्खन चल रही है अभी तक जितना चलाया, कहीं से कोई आवाज़ वगैरह नहीं है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई तो फिर वो अपन बताएंगे। गाड़ी का इंजन बे भी देखिए, मैं खोल कर दिखा दे रहा हूँ। अभी घर आया हूँ तो इंजन बे भी पूरा क्लीन हो गया है। एक्चुअली बम्पर नया है ना, ये सब पार्ट नया है। ये नया है, ये पूरा नया है, इधर ये पूरा नया है। और इसके अलावा अंदर में तो इधर कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब एज इट इज़ ही था। बस ये पार्ट ही डैमेज था, बस इस कॉर्नर पे ही डैमेज था। लेकिन नीचे का ये जो पार्ट है ना सब, ये पार्ट इस नीचे का गार्ड वगैरह जो होता है यहाँ से दिख नहीं रहा है, वो सब चेंज हुआ है। ये वीडियो मैं कार मिलने के 3-4 दिन के बाद बना रहा हूँ। इसमें डिटेल में अब अपन बात करेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, खर्चा क्या रहा, बनने के बाद कार में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सबसे पहले कार देख लीजिए। कार जो है ना एकदम टकाटक आगे से नई हो गई है। जैसा कि मैंने बताया ना कि आगे का पूरा फ्रंट पार्ट ही लगभग नया हो गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा पारखी नज़र रखते हैं तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। देखिए ये वाला जो बोर्ड है ना, ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, ये नया है तो ब्लैक लग रहा है। तो ये थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ही। हेडलाइट में ये जो लेफ़्ट वाली हेडलाइट है ये तो नई हो गई है, बट ये जो राइट वाली है वो पुरानी वाली है। ऐसे दूर से पता नहीं चलता डिफरेंस, लेकिन क्लोजली देखने पे हल्का माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। यहाँ भी देखिए, चूँकि बम्पर चेंज हुआ है तो आपको यहाँ डिफरेंस दिख जाएगा। ये पुराना वाला पार्ट है और ये नया लगा है। तो देखिए ये सब छोटा मोटा तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप इस पर अगर मैं पॉलिश कर दूँगा तो ये कलर भी मैच कर जाएगा। बाकी बनने के बाद जो है कार एकदम मक्खन चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। वर्कशॉप से कार लेने के बाद इसमें जो है ना 2 ही प्रॉब्लम थी जो मुझे बाद में दिखी। एक तो क्या हुआ कि चूँकि इसका हुड रिप्लेस हुआ है ना, बोनट, तो बोनट जब क्लोज़ हो रहा था तो उसका सेंसर शायद डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि बोनट क्लोज़ है। तो जब मैं कार क्लोज़ करता था ना तो वो जो हॉर्न की आवाज़ आती है ना वो नहीं आ रही थी। और दूसरी दिक्कत इसमें ये थी ना कि इसका जो लेफ़्ट साइड का हेडलैम्प बल्ब था ना, ये अजूम का मैं यूज़ कर रहा था, LED बल्ब, ये ख़राब हो गया। ये 75 वाट का जो है ना वाइट बल्ब था, तो ये ख़राब हो गया है। तो अब इसका तो शोरूम वाले क्या करते हैं, तो मैंने नया बल्ब ऑर्डर कर दिया है। वो जब आएगा तब मैं शेयर करूंगा कि वो बल्ब कौन सा है। बाकी हुड वाला जो प्रॉब्लम था, मैं अगले दिन गया वर्कशॉप तो उन्होंने ठीक कर दिया। 10 मिनट का एक काम था, वो छोटा सा ही काम था बस। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं ना कि वर्कशॉप का एक्सपीरियंस जो है ना वो बढ़िया रहा। अब अगर फाइनल बिल और सेटलमेंट की बात करें तो एस्टिमेट इस कार का आया था करीब 65,000, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। कार रिपेयर होने के बाद जो टोटल बिल आया, मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, वो करीब 70,500 का आया, 70,500। इसमें से इंश्योरेंस ने करीब 68,000 पे किया और 2,500 2500 मुझे अपनी जेब से देना पड़ा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस कौन सा था। मेरे पास ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस था। ये मैंने ऑनलाइन लिया था वेबसाइट से, किसी डीलर या ब्रोकर के थ्रू नहीं लिया था। मैं हमेशा जो इंश्योरेंस है ना वो वेबसाइट पर जाकर ही लेता हूँ, और ऐसा नहीं कोई फिक्स ICICI का लूँ। कभी HDFC अर्गो का भी लिया है, बजाज एलायंस का भी लिया है, रिलायंस जनरल का भी लिया है, और इन सब में मेरा एक्सपीरियंस क्लेम में लोम्बार्ड का बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट HDFC अर्गो का भी अच्छा ही रहा है, क्लेम ईजिली सेटल हो गया था। सिर्फ एक बार
रिलायंस जनरल का इंश्योरेंस मैंने लिया था, तब मैं पटना में था ना, तो उन्होंने क्लेम में बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी थी। बाकी ऐसे मेरी कोई फेवरेट इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, जिसका भी प्रीमियम मुझे सही लगता है, फीचर सही लगते हैं, मैं खुद ही लेता हूँ। मैं ब्रोकर और डीलर के पास नहीं जाता हूँ। अब देखिए, इंश्योरेंस ना ऑनलाइन खुद लेने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी है। बेनिफिट तो सबसे बढ़िया ये हो जाता है ना कि आपको प्रीमियम बहुत कम मिल जाता है। जितना आप ब्रोकर के थ्रू लेंगे या डीलर के थ्रू लेंगे, उससे से कम 20-30% कम प्रीमियम में मिल जाता है। अगर नुकसान की बात करें तो कोई नुकसान नहीं है, बस ये होता है ना कि जैसे क्लेम जब आप करने जाएंगे ना, तो डीलर वाले जो है ना, वो 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे ना कुछ के नाम पे ले लेंगे। जैसे मेरे इस केस में क्या हुआ ना कि लोम्बार्ड में 1000 का क्लेम चार्ज था, तो रूल के हिसाब से तो मुझे सिर्फ 1000 पे करना चाहिए था। फिर भी उन्होंने ना 1500 रुपये कुछ बोल के सेल्वेशन चार्जेज या कुछ करके ले लिया, तो 2500 में भी काम हो गया, तो अच्छा ही है। 70,000 का बिल था भाई। अगर आपने डीलर से इंश्योरेंस लिया होता और उसी डीलर के पास जाते कार लेकर के, तो वो आपसे 1000 से ज़्यादा नहीं चार्ज करते। ये 1500 ना वो बस फालतू का इसलिए चार्ज करते हैं ताकि आपको वो फोर्स कर सके कि अगली बार से आप उनसे इंश्योरेंस लेना। अगर आप इसमें जो 1500 एक्स्ट्रा दिया ज़्यादा ना नुकुर करेंगे ना, तो हो सकता है कि सर्वेयर आपके क्लेम में से 1-2 पार्ट रिजेक्ट कर दे और आप ज़्यादा उसमें बहस नहीं कर पाएंगे और फिर आपको जेब से और ज़्यादा देना पड़ सकता है। आप बोलोगे कैसे? मैं एकदम लॉजिकल बात बताता हूँ। आइए, ये देखिए, एक्सीडेंट में ये पूरा पार्ट डैमेज हुआ था। ये जो हुड है या बोनट है, इसका सिर्फ कॉर्नर पार्ट जो है ना बेंड हुआ था। अब इंश्योरेंस में क्लेम में मुझे ये पूरा हुड भी नया मिला विथ पेंटिंग। अब ये सर्वेयर चाहता तो कह सकता था कि भाई ये सिर्फ डेंट है, आप इसको क्या करो, डेंटिंग निकाल के पेंट कर दो, नया हुड आपको नहीं मिलेगा। तो आप कुछ गलत भी नहीं कह रहा, आप मना भी नहीं कर सकते हैं, समझे? तो अगर रिलेशन बना के रखना है ना, तो सर्वेयर या जो भी वर्कशॉप वाले हैं ना, उनके साथ बना के रखना है, तो ये 1000-1500 माइंड नहीं करना चाहिए। अब मुझे क्या है कि हुड भी नया मिला है, बाकी के पार्ट्स भी नए मिले हैं, कहीं कोई कटौती नहीं हुई है। जितना भी क्लेम किया वर्कशॉप वालों ने, सर्वेयर ने लगभग सब पास कर दिया। अब बहुत लोगों की ये भी क्वेरी थी कि अगर छोटा मोटा रिपेयर होता है तो मैं खुद क्यों बनवा लेता हूँ और बाहर ही बनवा लेता हूँ 15-20 हज़ार का। उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। मेरा ना कार के बिना चलना बड़ा मुश्किल है। वर्कशॉप में जाने के बाद कार आई है 15 दिन के बाद, इस दौरान मुझे जो है ना रेंटल कार लेनी पड़ी, उसमें 20,000 अलग से खर्चा हो गया। तो वर्कशॉप में मैं देना इसीलिए प्रेफर नहीं करता हूँ ना, क्योंकि बाहर के गैरेज में छोटा मोटा कुछ काम हो ना, तो वो 2 से 3 दिन में बना देते हैं और 2-3 दिन तक मैं जो है ना किसी तरह से काम चला लेता हूँ। कोई रेंटल कार लेना नहीं पड़ता, तो कार मेरे पास आ जाती 3 दिन में। तो वो जो रेंटल कार के 20,000 मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े ना, वो बच जाते हैं। प्लस बाहर के गैरेज में क्या होता है ना कि जब तक पार्ट ऑर्डर करके आता नहीं है ना, कार अपने पास ही आप रखिए और लेके चलाते रहिए, और जैसे ही वो गैरेज में पार्ट आ जाता है, मैं पहले बोल देता हूँ कि पेंटिंग वेंटिंग करके तैयार कर लो, मैं बस फिटिंग के लिए गाड़ी दे दूँगा। तो जैसे बम्पर हुआ या फेंडर हुआ, वो पहले से पेंट करके रखते हैं, 1 दिन के लिए गाड़ी देता हूँ, फिटिंग विटिंग करके वो दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, थोड़ा और काम हुआ तो 2 दिन में मिल जाती है कार। तो गैरेज में भले ही 10-15 हज़ार रुपये लग जाते बनने में, लेकिन जो काम वहाँ पर वर्कशॉप में हफ्ते 10 दिन में होगा, वो 2 दिन में हो रहा है ना, तो मेरा बहुत सारा टाइम और एनर्जी और पैसा बच जाता है। कहीं ना मन की शांति और कंफर्ट जो है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं 15-20 हज़ार के जो है ना रिपेयर माइंड नहीं करता, खुद ही करवा लेता हूँ। अच्छा, एक और क्वेरी थी लोगों की कि मेरी गाड़ी में जो है ना, भोपाल से रिटर्न होते समय जब हम लोग एक्सीडेंट के बाद आ रहे थे राजकोट, तो डीपीएफ की लाइट आ गई थी। तो कुछ लोगों का कहना था आप हाईवे पर इतना चलते हैं तो डीपीएफ रीजनरेशन की लाइट आपकी कार में क्यों आ गई। उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। डीपीएफ का जो पासिव रीजनरेशन है ना, वो 2000 आरपीएम के ऊपर होता है। उसके लिए कार अगर आप टॉप गियर में चलाते हैं, 6th गियर में, तो कार की स्पीड ना 95-100 के आसपास होनी चाहिए, तब वो 2000 आरपीएम के ऊपर जाता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना कि 6th गियर में गाड़ी चलाता हूँ ज़्यादातर 80-90 के बीच में, तो आरपीएम 2000 के नीचे ही रहता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो डीपीएफ रीजनरेशन मेरी गाड़ी में कम होता है। उसके लिए उपाय यही है कि बीच बीच में 4th और 5th गियर में ना 80-90 की भी स्पीड पे आप चलाएंगे तो 2000 आरपीएम के ऊपर रहेगा कांटा, तो आपका डीपीएफ रीजनरेशन होता रहेगा। तो मैंने क्या किया ना कि लौटते समय लिमडी से लेकर राजकोट तक ना गाड़ी 4th गियर में ही ज़्यादातर चलाई और वही 70-80 की स्पीड पे ही चला, लेकिन आरपीएम 2000 के ऊपर था। तो राजकोट आते आते वो डीपीएफ रीजनरेशन की लाइट भी क्लियर हो गई। अगली मॉर्निंग मैंने चेक किया तो लाइट जा चुकी थी, सब नॉर्मल हो गया है। रही बात अगली कार लेने की, तो वो मामला अभी पेंडिंग में है। सूत्रों से खबर मिल चुकी है कि न्यू किया सेल्टोस के प्लेटफॉर्म पर ही नई क्रेटा आने वाली है। मे बी इस ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर तक आ जाए, तो फिर आपको पता ही, मैं सोचूंगा नहीं, फिर से मैं वही ले लूँगा, क्योंकि वो क्रेटा
बड़ी साइज़ में आने वाली है। और अब हाल में ही सेल्टॉस का क्रैश टेस्ट भी आ गया है, बी एनकैप में उसको 5 स्टार रेटिंग भी मिल गई है। चूँकि क्रेटा सेम प्लेटफॉर्म पे आएगी नई वाली, नो डाउट उसकी जो सेफ्टी रेटिंग होगी ना वो भी 5 स्टार ही होगी, तो फिर वो सेफ्टी वाला कंसर्न भी गया। रही बात टाटा बहुत लोग कहते रहते हैं, टाटा लेने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए भाई साहब। टाटा का जो वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आसपास में अपने फ्रेंड्स के साथ देख रहा हूँ ना, उतना अच्छा नहीं है। एक जन की गाड़ी जो है टाटा की टिगोर थी, वो गई वर्कशॉप में ऐसी एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए, भाई साहब 27 दिन के बाद वापस आई है, पार्ट्स ही नहीं आते हैं उसके। कहते हैं अभी आ रहा है, ट्रक नहीं पहुंचा है, चल दिया है फैक्ट्री से। तो ये तो हालत है सर्विस की। तो टाटा के सर्विस को लेकर थोड़ा सा मेरे को ना बड़ा असमंजस रहता है। नो डाउट उनकी कार्स अच्छी हैं, सर्विस के मामले में जो है ना मारुति और हुंडई का और टोयोटा का कोई तोड़ नहीं है। अगर मैं हुंडई से हटूंगा ना तो टोयोटा में जाऊंगा, मारुति में जाऊंगा, किया में जाऊंगा, हो सकता है रेनो में चला जाऊं, लेकिन टाटा में जाने में मुझे सोचना पड़ेगा 10 बार। अब कार लौट करके आ गई है तो घर में खुशी का माहौल है और सब लोग एक्साइटेड हैं रोड ट्रिप पर जाने के लिए। बस जल्दी ही एक वीकेंड पर हम लोग रोड ट्रिप पर निकलेंगे। मानने वाले तो हम लोग है नहीं, फिर से वही नाइट ड्राइव करेंगे, रात में गाड़ी चलाएंगे, दिन में घूमेंगे। मतलब अपना रोड ट्रिप का सिलसिला ऐसे ही चालू रहेगा। ऐसे छोटे मोटे हादसे लाइफ में हमेशा होते रहेंगे, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि यूट्यूब पर ये सब दिखाने से मेरे से ज़्यादा बाकी लोग जो देख रहे थे ना वो डर गए थे, जबकि हम लोग उतना नहीं डरे थे। हम लोग का बस मूड थोड़ी देर के लिए ऑफ हुआ था, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इससे भी बड़े बड़े एक्सीडेंट देखे हैं और कार को रिपेयर करवाया और फिर भी रोड ट्रिप कंटिन्यू रखा है। अब करीब 15 दिनों के बाद क्रेटा वापस घर आई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। तो कल हम लोग बाहर जाएंगे कहीं लंच या डिनर में और इस मोमेंट को है ना ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे।